कल तक मैंने जो भी बहुपद की सारी टॉपिक्स थी विथ ऑब्जेक्टिव मैंने सारा कुछ कवर करवा दिया है। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह पहला लेक्चर होगा। ठीक है। क्या होती है द्विघात समीकरण? तो द्विघात बहुपद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप हम लोग क्या देखे थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या देखे थे हम लोग? द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या देखे थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम लोग क्या बोलते थे? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण कैसे क्या बनता है ये हम लोग देखेंगे। कब द्विघात बहुपद कब द्विघात समीकरण कहलाता है इसके बारे में समझेंगे। द्विघात समीकरण होती क्या है ये जानेंगे। द्विघात समीकरण में क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये सारी बातें आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे और ठीक हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। हमारा ये लेक्चर कौन सा होगा? लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हमारा ये चैप्टर 4 होगा, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? द्विघात बहुपद। क्या पढ़े थे? द्विघात बहुपद। और ये कई द्विघात समीकरण कहलाता है ये भी समझेंगे। यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए नॉट इक्वल टू 0 तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई व्यंजक क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई भी व्यंजक क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। ए बी सी इस बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। ए बी सी वास्तविक अचर भी कहा जाता है क्योंकि इनका मान चर के एक्स मानों पर निर्भर नहीं करता। मतलब क्या है कि ए बी सी जो है एक्स के किसी भी मान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ए बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर कहते हैं, वास्तविक अचर, रियल कांस्टेंट। अब क्या द्विघात बहुपद के शून्यक, इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ करके उस वीडियो लेक्चर को पहले कंप्लीट करें, फिर इस लेक्चर को देखें तो और अच्छे से ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगी। ठीक है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक कहता है कि एक्स के वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मान को शून्य कर देते हैं। इसके मान को क्या कर देते हैं? शून्य कर देते हैं। मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू रखते थे। जैसे कि हम लोग क्या किए थे पिछले लेक्चर में, क्या था कि अगर हम कंसिडर करते 5x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कुछ भी ले लेते 0। तो अगर x की वैल्यू अगर हम 2 रखें, कितना रखें? 2 रखें, तो एक सेकेंड, यहाँ पे मान लेते हैं -12। कितना मान लेते हैं? 2। अगर हम x की वैल्यू कितना रखें? 2 रखें, तो ये कितनी होगी? 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 12। ये कितना होगा? 5 4 जा 20 माइनस 20, तो ये कितनी होगी? 0। तो x का वो मान जो द्विघात बहुपद के मान को क्या कर दे? 0 कर दे। द्विघात बहुपद के मान को क्या कर दे? 0 कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विघात बहुपद के शून्यक। ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में x की वैल्यू या तो 1 रखें या तो 4 रखें। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में कितना रखे थे? 2 रखे थे। उसी तरह 1 या 4 रखने पर इसका मान क्या हो? शून्य हो जाता है। अतः 1 और 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के क्या होंगे? शून्यक होंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें हैं कि ए द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक है होगा। ए जो है ये ए है, द्विघात बहुपद का एक शून्यक होगा यदि और केवल यदि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब अगर x की वैल्यू अगर हम अल्फा रख दे
तो ए जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की क्या होगी, शून्यक हो गई। ठीक है, अब आगे। अब ये बात ध्यान में रखने वाली बात है, यदि यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर एक द्विघात बहुपद का शून्य कोई वास्तविक संख्या ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये हमारा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस वन। द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन का मान एक्स के किसी वास्तविक मान के लिए शून्य नहीं होगा। इन बहुपदों का शून्यक क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। जैसे कि अगर हम बोले, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन के शून्यक अगर हम निकालना चाहें, एक्स स्क्वायर प्लस वन के शून्यक अगर हम निकालना चाहें तो इसको हम इक्वल टू शून्य करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, माइनस वन। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, रूट अंडर माइनस वन। तो इसकी वैल्यू होती है आई। क्या होती है, आई। आई का मतलब होता है क्या, आयोडा। आयोडा क्या है, एक नेक्स्ट क्लास में आपको एक टॉपिक पढ़नी होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहलाते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। आपको यहाँ पे इस आई की वैल्यू को पढ़ना होता है, जहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, माइनस वन। तो इसलिए बोला गया है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी द्विघात बहुपद का हर एक शून्य क्या हो, एक वास्तविक मान देता हूँ। अब द्विघात बहुपद कब द्विघात समीकरण कहलाता है, इस बात को हम समझेंगे और इस पर अब रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो, ए बी सी क्या हो, वास्तविक संख्याएं हो, तथा ए नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में का कोई भी समीकरण क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। अभी हम लोग द्विघात बहुपद में क्या देखे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके इक्वल टू कुछ नहीं था। अगर यही इसके इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसके इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो के, तो हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे इसको हम, द्विघात समीकरण। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ये क्या कहलाएगा हमारा, द्विघात समीकरण। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो जब होगा, तब ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर नहीं है इक्वल टू जीरो तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, अगर द्विघात बहुपद लिखते थे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सिर्फ लिखते थे। अब क्या होगा, इक्वल टू जीरो अगर लिख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाएंगे। तो ये द्विघात समीकरण का पूरे इंट्रोडक्शन है। अब इस पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे कोई भी इक्वेशन से द्विघात समीकरण को क्रिएट किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। अगर कोई इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ तो क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं, उसका जांच करना। हमको पता है द्विघात का मतलब क्या होता है, दो घात वाला समीकरण। तो अगर जिसका घात दो हो, हाईएस्ट घात यानी कि महत्तम घात कितना हो, दो हो, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण, नहीं तो नहीं बोलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जांच कीजिए कि निम्नांकित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या बोला है, जांच कीजिए कि निम्नांकित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे दिया, x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। क्या दे दिया, x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे दिया, x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमको पता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना तो पता होगा आप लोग को। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है, x, b क्या है, 1। तो x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ, 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू थ्री। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इक्वल टू 2x
-6। अब x² + 2x + 1 -2x + 6 = 0। अब ये माइनस में ये प्लस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x² + 7 = कितना हो गया, 0। क्या इसका महत्तम घात कितना है, 2 है। तो हम इसको क्या हम बोल सकते हैं कि ये ax² + bx + c = 0 के रूप में है, जहाँ a not = 0। a क्या होता है, x² का गुणांक। a क्या होता है, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। x² का गुणांक कितना है, 1 है, 0 के बराबर नहीं है। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। बात समझ में आया। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अतः यह द्विघात समीकरण है। दूसरा क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, क्या यह द्विघात समीकरण है। तो आप खुद सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट के लिए है, आप उसको प्रैक्टिस करना और बताना कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और आप सीख भी पाओगे। आपको खुद लगेगा कि हाँ कुछ हम सीखे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ डिस्कस कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप क्या कर सकते हो, कुछ डिस्कस कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे अगर आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इस स्थिति को द्विघातीय समीकरण के रूप में प्रकट करें। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कोई भी दिया हुआ तो उसका द्विघात समीकरण कैसे क्रिएट करते हैं या फिर बनाते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं दूसरा का। क्या बोला, दो धनात्मक, क्रमागत धनात्मक। तो जब भी बोलेगा तो लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या क्या है, x तथा x + 1 है। क्या क्या है, x तथा x + 1 क्या है, x तथा x + 1 है। तो प्रश्न में क्या बोला है कि गुणनफल कितना है, 306। गुणनफल का मतलब क्या होगा, जैसे कि 2 और 3 का गुणनफल कितना होगा, 6। 2 × 3 = 6 है ना। उसी तरह अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 306 यानी 306। किन दोनों को, x और x, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों को गुना करना। जब भी बोलेगा क्रमागत गुणनफल तो दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, 306। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x² + x = 306। और ये हो जाएगा x² + x - 306 = 0। क्या आप देख के बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये ax² + bx + c का रूप धारण कर रहा है। +c की जगह -6, माइनस कॉमन लेके प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। x² + x + -306। अगर देखें तो a की जगह 1 आ रहा है, a not = 0 है ना, a not = 0। अतः ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। तो हमारा के प्रकट हो गया द्विघात समीकरण में, हो गया ना। चलिए आगे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुने से 1 अधिक है। कौन किससे कितना अधिक है, इस बात पे ध्यान देना है। कौन किससे
कितना अधिक है ना, कितनी गुनी है, किससे, ये नहीं कि लंबाई चौड़ाई ऐसे पढ़ लिए चल दिए, लंबाई उसकी, किसकी, लंबाई उसकी चौड़ाई की, कौन किसकी, लंबाई उसकी चौड़ाई की, बात समझ में आ रहा है, लंबाई उसकी चौड़ाई की, तो हमें क्या पता होगा तो हम दूसरा चीज़ निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रहा है, हमें क्या पता होगा क्या हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे थर्ड नंबर, थर्ड नंबर आयताकार भूखंड बोला है तो आयत की लंबाई चौड़ाई हमें पता ही होगी, तो हम क्या लिखेंगे, माना आयत की चौड़ाई इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है, कौन किसकी, लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई हमको पता चल गया, तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई कितनी है हमारी एक्स, चौड़ाई से दुगनी से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x+1, अगर हम इसको x मीटर माने तो ये कितना हो जाएगा 2x+1 मीटर। तो हमको पता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया 528, तो ये कितना हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर है, तो मीटर लेके चले, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना 2x+1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 528। अब मल्टीप्लाई करो, 2x² प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 528, इसलिए 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू 0, ये भी आ गया, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आता है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब आगे चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, पिछले कई सालों से पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखो, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो जैसे कि चाल, चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बचपन से जानते आए हैं, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अगर हम समय निकालें तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, बस ये दो चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, अगर समय निकाले तो क्या होगा, दूरी बटे चाल। क्लियर आता, तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला, एक रेलगाड़ी समरूप चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितनी की दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर की, कितनी की दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कितनी कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो उसे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लगता, कितना लगता, 3 घंटे अधिक लगता। अगर वो 480 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, कितने का स्पीड से, स्पीड नहीं पता, हम मान के चलेंगे कि x के स्पीड से वो चल रही है, और जिससे वो कितने दूरी तय कर रही है 480 किलोमीटर। अगर x के स्पीड से कर रही है तो चल रही है तो 480 किलोमीटर की तय कर रही है। अगर उसकी स्पीड यानी कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि x-8, कितना, x-8, तो उसे उसी दूरी को तय करने में कितना घंटा लगता, 3 घंटा अधिक लगता। कितना घंटा अधिक लगता, 3 घंटा समय अधिक लगता। तो इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में प्रकट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या मानेंगे, माना, तो हमें क्या नहीं पता है, हमें पता है दूरी, पता है दूरी, पता है उसकी चाल पता है, लेकिन अगर इतनी कम होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या मान, जो दिया है वो लिखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, माना
ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। दोनों कंडीशन में तो ये कितनी दूरी तय करता, 480 किलोमीटर ही तय करता। क्लियर यहाँ तक, कितनी दूरी तय करता दोनों कंडीशन में, चाहे वो 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कम चले या फिर x की चाल से चले, ठीक है। तो अगर वो x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है तो कितनी दूरी तय कर रहा है, 480 किलोमीटर। तो लिखते हैं, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो हमको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 480। अगर x की चाल से चल रहा है तो 480 बटे x घंटे, इतने टाइम लगेंगे, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोला, 8 किलोमीटर प्रति आवर ट्रेन की चाल कम होती, अगर कम होती तो उसकी चाल कितनी हो जाती, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाता, 480 वो तो सही है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाता, x माइनस 8 घंटे, इतना लग जाता। अब अगर x माइनस 8 घंटे की चाल से चल रहा है और पहले के पहुंच रहा है 480 बटे x में, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों का अंतर कितना घंटे बाद पूरा कर रहा है, 3 घंटे बाद। तो अब 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 बटे x, यानी कि दोनों समय का अंतर वो कितना कवर कर रहा है, 3। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा, x इंटू एक्स माइनस 8, तो ये कितना होगा, 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3। 480 कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर दिए, एक्स इंटू एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद इसको इससे डिवाइड करते, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है ना, तो वो क्या भाई, एक्स माइनस 8 से भाग देंगे तो एक्स, ये कैंसिल, बचेगा कौन, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किए इतना। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक्स कैंसिल होगा, एक्स माइनस 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 3, ठीक है यहाँ तक। अब आगे 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3। ये माइनस ये प्लस कैंसिल, यहाँ अब आपको बच गया 8 इक्वल्स टू 3x इंटू एक्स माइनस 8, और ये कितना हो गया, x 8 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखे, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया, है ना। क्या बन गया, ये समीकरण बन गया। एक सेकेंड, यहाँ पे जो 480 से 8 में मल्टीप्लाई करना होगा, 480 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 480 मल्टीप्लाई बाय 8, 80 64, 6 8 चौके 32 6 38, 38 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 38 40, और ये 38 40। अब इसमें डिवाइड लगा सकते 3 से, 8 3 11 4 15, बिल्कुल 3 से डिवाइड, अगर 3 से भाग देने पर क्या करने पर, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस
8x माइनस 1280 यानी कि 1280, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है यहाँ तक। तो एक और क्वेश्चन है, उसका भी द्विघात समीकरण के रूप में हमको लिखना है, तो उसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पीछे भी प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आप प्रैक्टिस कम करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा, तब फिर इतना मेहनत करना मेरा बेकार हो जाएगा। रोहन की माँ की उम्र, किसकी माँ की उम्र? रोहन की माँ की उम्र रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है। किसकी उम्र से? रोहन की उम्र से। क्या हमें रोहन की उम्र पता है? पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको रोहन की उम्र पता करना होगा। ठीक है, 26 वर्ष है। 3 वर्ष बाद इनकी उम्रों का गुणनफल 360 है। द्विघात समीकरण सिंपल। तो हमको किसका उम्र पता नहीं है? रोहन का। तो सबसे पहले रोहन का उम्र निकालते हैं। माना रोहन का उम्र कितना है? x। ठीक है, तो रोहन की माँ का उम्र, रोहन की माँ का उम्र कितना है? 26 वर्ष ज़्यादा है रोहन से, तो 26 वर्ष ज़्यादा कितना हुआ? x प्लस, इसका x वर्ष है तो इसका हम लोग मानेंगे x प्लस 26 वर्ष, x प्लस 26 वर्ष। अब प्रश्न से 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद इनकी उम्रों का, है ना, प्रश्न से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अभी आप मानिए अभी है 13 ईयर्स ओल्ड, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 16, 13 प्लस 3। ठीक है, उसी तरह अगर रोहन अभी x है, रोहन अभी x है, अभी का मतलब वर्तमान उम्र लेके चलना है हमको। क्या लेके चलना है? वर्तमान उम्र, ये मत बोलना। अभी अगर वो x है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? x प्लस 3, रोहन की उम्र x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, और सर रोहन की माँ की उम्र, रोहन की माँ की उम्र अभी कितनी थी? x प्लस 26, तो x प्लस 26 और इसमें भी 3 वर्ष की बढ़ोतरी होगी, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है? दोनों का मल्टीपल यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, दोनों का मल्टीपल कितना आ रहा है? 360। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, है ना, इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं प्लस 29x, फिर इसको इससे करते हैं प्लस 3x, फिर इसको इससे करते हैं, तो कितना होगा? 9 27, 2 3 दूनी 6 2 8, 87 इक्वल टू 360। ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू कितना होगा? 0। ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये भी द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया। तो यहाँ जो है ये हम लोग सीखा। हाँ, आपको जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं इसको ये आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि और भी कोई सब्जेक्ट की हमें तैयारी करनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सर ये सब्जेक्ट की हमें नोट्स प्रिपेयर करवा दीजिए, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे हम। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट की है तो हम कोशिश करेंगे कि वो सब्जेक्ट के फैकल्टी से आपकी नोट्स प्रिपेयर करवाने का और यूट्यूब पे अपलोड करके, ताकि आप आसानी से इसको तैयारी कर सको। कोई भी सब्जेक्ट हो अगर हो तो आप हमें ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। वो व्हाट्सएप लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वो व्हाट्सएप लिंक से आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ यूट्यूब से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के में और क्या क्या चीज़ होता है। आज हमने सीखा क्या? द्विघात समीकरण को बनाते कैसे हैं, कैसे पहचानते हैं। कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड द्विघात समीकरण के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये बताएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सारी बातें। ठीक है,
धन्यवाद।